हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 23 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक दिन का आपका आर्टिकल छूटा हुआ है। आई थिंक कि 18th एंड 19th मार्च वाली आर्टिकल्स अभी आपकी पेंडिंग है, तो उससे हम संडे को डिस्कस कर लेंगे एंड बाकी सब आपके आर्टिकल्स कवर कर दिए गए हैं। और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि जो पीडीएफ है वो अवेलेबल नहीं हुए थे वेबसाइट पे, दैट्स वाई उसकी वीडियो नहीं बन सकी थी। बट उस दिन वाले के करंट अफेयर्स को भी कवर कर दिया जाएगा, मेनली ऑन संडे आई थिंक सो। सो फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं एंड बिफोर डिस्कसिंग द आर्टिकल, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक शेयर जरूर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल बेसिकली आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से रिलेटेड है, बिकॉज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहली बार जो प्रोक्योरमेंट है अंडर द IDEX इनिशिएटिव, इसके बारे में भी हम जानेंगे, उसकी मंजूरी दे दी है। तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में आप देख सकते हो आपका कवर होगा अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, प्लस ये ओवरऑल डिफेंस के टॉपिक में ये कवर हो जाएगा, है ना। और आपको पता ही है इंडिया इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, इन्वॉल्विंग द डिफेंस सेक्टर एज वेल। हैंस ये काफ़ी बड़ी एक प्रकार से न्यूज़ है। तो सबसे पहली बात हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में जानेंगे। जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिन्होंने अप्रूवल दी है प्रोक्योरमेंट की, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इसका काम बेसिकली नई पॉलिसीज एज वेल एज जो कैपिटल एक्विजिशन करने की बात होती है फॉर द 3 सर्विसेज, दैट इज योर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, प्लस योर इंडियन कोस्ट गार्ड, तो उससे रिलेटेड मैटर को ये डील करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये चेयर की जाती है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा। अभी करंट में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, आप हमें बताओ। तो इसे डिस्कस करने के बाद अब आप देख सकते हो कंटेक्स्ट। पहली बार जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने अप्रोक्स 14 आइटम्स के प्रोक्योरमेंट को हरी झंडी दे दी है, विच वैल्यूज ₹380 करोड़ फ्रॉम द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। यही है आपका IDEX, स्टार्टअप्स एंड MSMEs, और इसको प्रोक्योरमेंट की जाएगी बाय द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये जो IDEX इनिशिएटिव है, ये बेसिकली 2018 में लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कटिंग एज एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है उसको आर्म्ड फोर्सेस में लाया जाए क्विक टाइम फ्रेम में। कैसे? तो बाय एम्फेसाइजिंग ऑन द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया एंड सेल्फ रिलायंस एंड इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा देकर। आप ध्यान रखो, IDEX के तहत हम स्टार्टअप इकोसिस्टम सबको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग ये नई नई तकनीक, एडवांस तकनीक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड लेकर आओ, हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। और इससे क्या होगा, सेल्फ रिलायंस भी होगी, आत्मनिर्भरता भी होगी, एज वेल एज इंडिजिनाइजेशन भी होगा। इंडिजिनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हम ये सब जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। एंड ये जो आपका IDEX इनिशिएटिव है, ये फंड की जाती है, मैनेज की जाती है किसके द्वारा, तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DIO। और ये बनाया गया है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड देख सकते हो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रपोजल्स है इसको अप्रूव किए गए हैं अंडर द बाय इंडियन IDDM, यानी कि इंडिजिनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के तहत, विच इज ए पार्ट ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 DPP, जिसको अब चेंज करके नई नीति लाई गई है DAP 2020। मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, ठीक है। आप देख सकते हो द प्रोसीजर वाज फर्दर अपडेटेड इन 2020।
अब बात करते हैं अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिए गए हैं आर्म प्रोक्योरमेंट के लिए। तो पहली बात तो वी हैव द इंडिजिनाइजेशन पोर्टल, सृजन पोर्टल, याद रखना सृजन पोर्टल डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ द डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड इसके तहत डेवलपमेंट सपोर्ट की जाती है एमएसएमईज या फिर स्टार्टअप्स या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं। एंड नेक्स्ट जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस्टेब्लिश की जा रही है 2 राज्यों में, अच्छे से याद रखना है, वन इज योर उत्तर प्रदेश एंड द अदर इज योर तमिलनाडु। एंड यहाँ पर आपका डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ सेटअप की जा रही है, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु में। एंड वी हैव द डिफेंस इन्वेस्टर सेल, और इसके तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, जो भी रिलेटेड क्वेरीज है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द डिफेंस सेक्टर, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। प्रोसीजर्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी डिफेंस इन्वेस्टर सेल से मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज योर एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। आप हमें बताओ फिलहाल एफडीआई डिफेंस सेक्टर में कितनी प्रतिशत अलाउड है, इसको जानना जरूरी है। मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ कितना है, आप हमें बताओ सो दैट आपको भी जानकारी हो, ठीक है। एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितना है, ये भी आप हमें बताओ। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 1 हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ऑफ इंडिया डिक्लाइंस बाय 10 पॉइंट्स। काफी खुशी की बात है, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट आपका डिक्लाइन हुआ है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या एमएमआर क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे, और कैसे एमएमआर का घटना एक यूं कह सकते हो कि खुशी की बात है, और ये इंडिकेट करता है कि हाँ वोमेन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस के साथ करते हैं। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है वो कवर होगा, देख सकते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू द हेल्थ। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो मतलब क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, जो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ देखने को मिलती है ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पर लाख लाइव बर्थ, यानी कि पर लाख लाइव बर्थ में जो मैटरनल डेथ हमें देखने को मिलती है, माताओं की मृत्यु जो देखने को मिलती है इन ए गिवन टाइम पीरियड, उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं, ठीक है। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एक प्रकार से इंडिकेशन होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ए वुमेन का इन ए गिवन एरिया, यानी कि अगर मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा है किसी भी एरिया में, किसी भी देश में, तो इसका मतलब वहाँ पर जो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर प्रॉपर केयर नहीं किया जाता, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता, एंड दैट्स व्हाई इट इज एन इंडिकेटर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इन ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो एमएमआर है इंडिया की वो डिक्लाइन हुई है 10 पॉइंट से। पहले आपका 113 थी, यानी कि 2016-18 के पीरियड की बात करें तो इट वाज 113, एंड जो 2017-19 के पीरियड में की अगर हम बात करें तो 103, तो 10 पॉइंट से कम हुआ है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। और ये जानकारी आपको मिल रही है एज पर द स्पेशल बुलेटिन ऑन एमएमआर जो रिलीज की गई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और क्या की फाइंडिंग है देख सकते हो, तो ये जो स्टडी डिक्लाइन हो रहा है एमएमआर में, इससे ये इंडिकेशन निकल कर आ रही है कि भारत कहीं ना कहीं जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के टारगेट है कि भाई साहब 100 एमएमआर अचीव किया जाए पर लाख लाइव बर्थ बाय 2020, तो इसकी दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि ये 2020 तक ही टारगेट था, तो ब्रीच हो चुका है बेसिकली। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें जो एसडीजी के टारगेट है कि जो एमएमआर होने चाहिए वो 70 होने चाहिए पर लाख लाइव बर्थ बाय 2030, तो हाँ इस दिशा में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अचीव किया जा सकता है। एंड कुछ जो राज्य हैं उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं एसडीजी के टारगेट को, इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शन के रूप में कि नो स्टेट हैज द अचीवमेंट ऑफ अचीविंग द एसडीजी एमएमआर टारगेट, ठीक है। लेकिन
जो केरला है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इन सबों ने कहीं ना कहीं एसडीजी के टारगेट को अचीव कर लिया है। और आप देख सकते हो कहीं कहीं जो नंबर ऑफ डेथ है वो 30 भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एमएमआर जो है बढ़ रही हैं। जैसे देख लो वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो ये काउज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर काउजेज फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी। तो पहली बात तो ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि बहुत ही जल्द शादी कर दी जाती है, उसके बाद बच्चे, तो ये एक कारण है। नेक्स्ट जो शेवर ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनीमिया यानी कि खून की कमी, कंपाइलेशंस फ्रॉम डिलीवरी, पोस्ट कंपाइलेशंस कह सकते हो, पोस्ट डिलीवरी कंपाइलेशंस कह सकते हो, अनसेफ एबॉर्शंस, लैक ऑफ नेसेसरी मेडिकल केयर। तो ये सब कुछ कारण है। क्या स्टेप्स लिए गए? तो वी हैव द जननी सुरक्षा योजना, ये इनिशिएटिव लिए गए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, एंड वी हैव द लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ये लक्ष्य करंट अफेयर से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रखनी है आपको, प्रॉब्लम से पूछी जा सकती है। लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमने सेकेंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। सेंटर लॉन्चेज वाटर रीयूज प्रोजेक्ट। तो वाटर रीयूज प्रोजेक्ट सेंटर ने लॉन्च किया है, और ये जो आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वर्ल्ड वाटर डे के दिन लॉन्च की गई है। और इस प्रोजेक्ट का नाम आप देख सकते हो, सुजलम 2.0 ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है। और ये ग्रे वाटर क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये समझेंगे, लेकिन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो ये आपका वाटर रिसोर्सेज एज ए होल टॉपिक में आएगा ये, एंड इट विल कवर अंडर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे के दिन यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, इन्होंने सुजलम 2.0 ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ग्रे वाटर क्या होती है? तो ग्रे वाटर बेसिकली वेस्ट वाटर ही होती है, जो जनरेट होती है फ्रॉम द बाथिंग, शॉवर्स, हैंड बेसिन्स, वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स एंड किचन सिंक्स। बट ये याद रखना है, इट एक्सक्लूड्स स्ट्रीम्स फ्रॉम द टॉयलेट्स। वाटर फ्रॉम द टॉयलेट्स को एक्सक्लूड किया जाता है ग्रे वाटर के अंतर्गत। ठीक है, तो ग्रे वाटर का डिफिनेशन अच्छे से याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्रे वाटर है ना, ये काफी ज्यादा जनरेट होती है। अब जाहिर सी बात है, बाथिंग, शॉवरिंग, हैंड बेसिन्स, ये सब तो नॉर्मल फेनोमेना है, और जो वाटर होती है जनरेट, वो डेली बेसिस पर होती है। तो अगर इसको रिसाइकल किया जाता है और फिर रीयूज किया जाता है, तो काफी ज्यादा वाटर की बचत होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च की गई है। और आप देख सकते हो अप्रोक्स अगर देखा जाए तो अकेले रूरल इंडिया में सिर्फ आपका 31,000 मिलियन टन ऑफ ग्रे वाटर प्रतिदिन जनरेट होता है, विच इज इनफ टू डील विद द ड्राउट। अगर इन सारे ग्रे वाटर को ट्रीट करके स्टोर किया जाता है अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज काफी भारी मात्रा में ये ग्रे वाटर जनरेट होते हैं। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे की, तो ये 22 ऑफ मार्च एवरी ईयर सेलिब्रेट की जाती है सिंस 1993। एंड ये बेसिकली जो फ्रेश वाटर की अहमियत है उन पर फोकस करता है। 2020-22 का क्या थीम है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ये थीम आप याद रख सकते हो, क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड चल चुका है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और एक डाटा और यहाँ पर आप देख सकते हो, मोर देन 70% ऑफ फ्रेश वाटर अक्रॉस रूरल हाउस होल्ड इंडिया गेट कन्वर्टेड टू द ग्रे वाटर। यानी कि जो भी फ्रेश वाटर यूज किए जाते हैं रूरल इंडिया में, अप्रोक्स 70% ऑफ दैट वो आपका ग्रे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद रीयूज किया जाएगा, तो फिर आपका ड्राउट जैसी समस्याओं को डील किया जा सकता है ना। वाटर की जो क्राइसिस देखने को मिलती है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या होगा ग्रे वाटर रिसाइकलिंग का? तो देख सकते हो पोटेंशियल हार्म टू द एनवायरनमेंट, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बिकॉज ये सब ग्रे वाटर जब इन्वायरमेंट में जाएंगी
विदाउट ट्रीटमेंट, तो सॉइल को, रिवर को पोल्यूट कर देंगी, तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। दैट्स वाई अगर हम इसकी रिसाइकलिंग करते हैं तो पोटेंशियल हार्म जो इन्वायरमेंट को पहुंच सकते हैं वो प्रिवेंट होगा। साथ ही साथ जो फ्रेश वाटर की डिमांड है वो भी कम होंगी। कैसे कम होंगी? बिकॉज अगर इन सारे वाटर को ट्रीट किया जाता है तो फिर इन्हीं वाटर को यूटिलाइज कर दिया जाएगा, है ना, बाथिंग पर्पस के लिए, हैंड बेसिन्स के लिए, तो जाहिर सी बात है न्यूअर फ्रेश वाटर की डिमांड कम होगी। एंड नेक्स्ट इज योर रिलायबल वाटर रिसोर्सेस, बिकॉज जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं वो तो अनप्रिडिक्टेबल है ना, मानसून आएंगी कब आएंगी, फिर हार्वेस्ट करो, गड्ढे खोदो, तब जाके रेन वाटर को स्टोर करो। लेकिन ग्रे वाटर तो डेली बेसिस पे जनरेट होती है और ये आपका अनप्रिडिक्टेबल तो है नहीं, इसको ट्रीट किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, अनलाइक द वेरिएबल रेनफॉल। एंड देख सकते हो इट हैज़ हाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट, एंड जब ये इरिगेशन में यूज होगा तो गुड न्यूट्रिएंट के रूप में काम करेगा, फर्टिलाइजर सोर्स के रूप में काम करेगा। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड आर्टिकल डिस्कस किया। देख सकते हो ग्रे वाटर के दो टाइप है, एक तो लाइट ग्रे वाटर, एक है आपका डार्क ग्रे वाटर। लाइट ग्रे वाटर में जो बाथरूम सबके वाटर आते हैं इंक्लूडिंग सॉप, शैम्पूज, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, एंड एक आपका वॉश बेसिन। डार्क वाटर में आप, डार्क ग्रे वाटर में आपका किचन सिंक के जो वाटर निकल कर आते हैं, लॉन्ड्री या फिर टॉयलेट के जो वाटर निकल कर आते हैं वो सब आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एवरी कंट्री एक्सीड्स न्यू पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एनुअल लिमिट सेट बाय द WHO। ये आपका IQAir ने कहा है, यानी कि कोई भी देश धरती पर नहीं है जो PM 2.5 के एनुअल लिमिट टारगेट जो WHO ने सेट की है उसको ब्रीच ना करता हो, ठीक है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये भी आपका कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन के अंतर्गत ही आएगा। तो ये जो फाइंडिंग है इट इज बेस्ड ऑन कंट्रीज पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और याद रखना है आपको पार्टिकुलेट मैटर जब 2.5 की हम बात करते हैं, इट इज योर एयरबोर्न पार्टिकल जो पॉल्यूटेंट ही होते हैं, जिसकी साइज 2.5 माइक्रोन्स इन डायमीटर उससे कम होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम PM10 कहेंगे तो वो भी एयरबोर्न पार्टिकल्स होगी जिसकी साइज जो होगी आपका 10 माइक्रोन्स इन डायमीटर से कम होगी। क्या रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है? तो देख सकते हो 2021 में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपडेटेड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो WHO ने डिफाइन की थी उसके टारगेट को फुलफिल करता हो, और जो कंसंट्रेशन है PM 2.5 का वो विद इन एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में देखने को मिली थी सिर्फ और सिर्फ 222 सिटीज में, और लगभग 6475 सिटीज को कवर किया गया था। तो 6475 सिटीज को कवर किया गया था, ओनली 222 सिटीज विच वाज अंडर द गाइडलाइंस ऑफ AQG यानी कि एयर क्वालिटी गाइडलाइन दैट वाज सेट बाय द WHO। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करें तो देख सकते हैं इंडिया का जो एनुअल एवरेज PM 2.5 लेवल है वो आपका 58.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है 2021 में देखने को मिला है। एंड सबसे शर्मिंदगी वाली बात यह है कि अप्रोक्स 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, 11 सिटीज भारत के ही है, ठीक है। और ऐसा कोई भी सिटी नहीं है भारत का जिसने WHO के जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो उसको फुलफिल किया हो, है ना। नो सिटीज इन इंडिया मेट द WHO AQG ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये भी आप देख सकते हो 48% ऑफ इंडिया सिटीज इसने 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के रेंज को एक्सीड कर दिया है, विच इज 10 टाइम्स द गाइडलाइन। देख सकते हो गाइडलाइंस क्या बोल रहा है आपका 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, लेकिन है कितना 48% सिटीज में आपका 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, अप्रोक्स 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा पॉल्यूटिंग है।
एंड अगर हम बात करें AQZ की, तो ये जो आपका एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, ये आपका एविडेंस इन्फॉर्म्ड टूल है। पॉलिसी मेकर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट गाइड किया जा सके कि किस प्रकार के लेजिस्लेशन और पॉलिसीज बनाने हैं टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एंड 1987 के बाद से WHO ने पीरियडिकली ऐसे हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को रिलीज किए हैं। और ये तो आपको याद रखना ही है कि जो गाइडलाइंस है लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। क्या क्या सोर्स हैं एयर पोल्यूशन के, तो देख सकते हैं तो वैक्यूलर इमिशन है, पावर जनरेशन जब करते हैं तब भी आपका एयर पोल्यूशन होता है, बायोमास कंबशन फॉर कुकिंग, क्रॉप बर्निंग, ये सब आ जाते हैं। स्टेप्स की ली क्या ली गई हैं, तो वी हैव द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वी हैव द भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, तो ये सब स्टेप्स ली गई हैं। और ये आप देख सकते हो WHO का अपना गाइडलाइन है, और रेड कलर में जो दिख रहा है आपको इंडिया का अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो WHO के अनुसार की बात करें तो ये जो आप देख सकते हो ब्लू स्काई कलर में, ये WHO का है। तो PM 2.5 जिसको मेजर किया जाता है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, तो WHO का है आपका 10, और जो एनुअली देखा गया 2021 में वो है आपका 5, एंड इंडिया का जो आपका स्टैंडर्ड है वो है आपका 40। उसी प्रकार से PM 10 का है, उसी प्रकार से O3 का है, उसी प्रकार से NO2 का भी है ना, SO2 का है, CO का है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ बायोमास को फायरिंग या टेंडरिंग इन थर्मल पावर प्लांट्स। TPP मतलब थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, तो डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस में भी आपका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन के ही अंतर्गत आएगा। तो आपको पता होगा कि सितंबर 2021 में जो 11 थर्मल पावर प्लांट्स है उनको डायरेक्शन दी गई थी बाय द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कि ये जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स है इनको को फायरिंग करनी पड़ेगी बायोमास पैलेट्स का अप टू 5 to 10% ऑफ देयर टोटल कोल रिक्वायरमेंट। यानी कि लेट्स से कि टोटल कोल रिक्वायरमेंट्स जो इन थर्मल पावर प्लांट्स की है वो 100% है, जिसके माध्यम से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कम से कम आपको 5 से 10% जो पोर्शन है वो बायोमास पैलेट्स को एलोकेट करना पड़ेगा, सो दैट आप इन थर्मल पावर प्लांट में बायोमास पैलेट को जलाएं, सो दैट जो पैडी स्ट्रो है जो एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट होती है उसका यूटिलाइजेशन हो सके और स्टेबल बर्निंग पर कमी लाई जा सके, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या बोली गई थी कि जो बायोमास पैलेट है अप टू 5 से 10% ऑफ द टोटल कोल रिक्वायरमेंट्स उसका यूटिलाइज किया जा सके, सो दैट जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कंट्रोलिंग द स्टेबल बर्निंग वो हासिल किया जा सके। लेकिन रिव्यू के अनुसार अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 11 TPPs को फायरिंग सिर्फ और सिर्फ 7 TPPs में ही देखने को मिली है। बायोमास को फायरिंग का मतलब क्या होता है? को फायरिंग बायोमास सिंपली मीन्स कि हम बायोमास को बर्न कर रहे हैं कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में अलोंग विथ कोल, तो कोल के साथ हम बायोमास भी बर्न कर रहे हैं तो उसको हम को फायरिंग कहेंगे, ठीक है। और इसके 3 डिफरेंट कंसेप्ट है को फायरिंग के। तो एक है आपका डायरेक्ट को फायरिंग। डायरेक्ट को फायरिंग में क्या होता है, जो बायोमास है ना, और जो आपका कोल है दोनों को सेम फर्नेस में बर्न किए जाते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है आपका इनडायरेक्ट को फायरिंग। इनडायरेक्ट को फायरिंग में क्या होगा, सबसे पहली बात तो जो सॉलिड बायोमास है उसको क्लीन फ्यूल गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूजिंग बायोमास गैसिफायर, और उसके बाद गैस को बर्न किया जाएगा विद द कोल इन द सेम फर्नेस, ठीक है, जिसमें कोल बर्न हो रही हो। तीसरा आपका पैरेलल को फायरिंग। पैरेलल को फायरिंग में क्या होगा कि हम सेपरेट बायोमास बॉयलर को इंस्टॉल करें इन एडिशन टू द कन्वेंशनल बॉयलर, और फिर सेपरेटली हम बायोमास को बर्न करें और सेपरेटली हम कोल को बर्न करें, ठीक है, टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो ये होता है आपका पैरेलल को फायरिंग, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, यानी कि अगर हम को फायरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो क्या एडवांटेज होंगी, तो लोअर कैपिटल कॉस्ट है ना, बायोमास
को खरीदने में कितना ही कॉस्ट आता है, तो लोअर कैपिटल कॉस्ट है, हाइयर एफिशिएंसी है, इंक्रीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में भी कमी आ सकती है बिकॉज लार्जर साइज एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ कन्वेंशनल कोल पावर प्लांट्स। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए गए टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द कोल टीपीपीज, तो वी हैव द नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन द थर्मल पावर प्लांट 2021 एंड इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन यूनिट, तो इसके बारे में तो हमने डिस्कस भी किया था, फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन यूनिट। एंड नेक्स्ट इज योर एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड वी हैव द रिवाइज स्ट्रिंजेंट एमिशन स्टैंडर्ड जो हमने रिवाइज किए हाल फिलहाल में फॉर द कोल बेस्ड टीपीपीज। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। So friend, let's move to the next article. Government recapitalization of banks needs to weigh trade-offs, says RBI paper. तो RBI ने एक पेपर या डॉक्यूमेंट जारी की है, उसी में ये बातें कही गई हैं कि जो गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन करती है बैंकों की, उसमें थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो देख सकते हो, द सिलेबस विल कवर इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो आपका आरबीआई का पेपर है, इसमें कॉशियस अप्रोच की बात कही गई है कि जो बैंक का रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट करती हैं, अभी उन्हें कॉशियस अप्रोच अपनाने की जरूरत है बिकॉज ये जो आजकल ब्लैक स्वैन इवेंट्स अकर कर रही हैं, इससे नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। अब ये ब्लैक स्वैन, ये कीवर्ड आया है, कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये ब्लैक स्वैन इवेंट? तो ब्लैक स्वैन इवेंट एक प्रकार से आप कह सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होते हैं और इससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि ये कब आएगी, और जब ये आएगी तो फिर पोटेंशियली सेवर कॉन्सिक्वेंस लेकर आएंगे, है ना। तो ब्लैक स्वैन इज एन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट विच इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन एंड इसका हम अंदाजा भी लगा नहीं सकते, एंड जब भी ये आएंगी तो पोटेंशियल सेवर कंसिक्वेंस लेकर आती। कैसे? तो कोविड-19 देख लो, पता भी नहीं था, लेकिन जब आई तो कितनी तबाही लेकर आई। तो कोविड-19 को आप याद रख सकते हो एज ए ब्लैक स्वैन इवेंट। और जब हम बात करते हैं बैंक रिकैपिटलाइजेशन की, तो इसका मतलब ये होता है कि बैंकों में जो स्टेट रन बैंक से, नेशनलाइज्ड बैंक से, उसमें मोर कैपिटल हम इन्फ्यूज करते हैं। कौन इन्फ्यूज करता है? गवर्नमेंट इन्फ्यूज करने का प्रयास करती है, सो दैट जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स सेट की गई हैं आरबीआई के द्वारा बासेल नॉर्म्स के अंतर्गत, उसे फुलफिल किया जा सके, है ना। एंड इसके तहत क्या होता है, गवर्नमेंट जो कि बिगेस्ट शेयर होल्डर भी होती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो कैपिटल प्रोवाइड करती है बैंकों को। कैसे? या तो नए शेयर्स बाय कर ले, तो जैसे ही शेयर्स बाय करेंगे बदले में पैसे आएंगी, या फिर बॉन्ड इश्यू कर दे। तो ये दो तरीके से आपका कैपिटल इन्फ्यूजन होता है जनरली। एंड अब ये बैंक रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो बैंकों के जो आपके प्राइवेट जो पब्लिक बैंक्स हैं, एनपीएस तो बहुत भरी पड़ी हैं इनके पास, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब बासेल नॉर्म्स कहता है कि भाई साहब आपको कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा, और जिसके एनपीए ज्यादा है, अगर सिंपल भाषा में कहें, जिस बैंक के एनपीए ज्यादा है तो उन्हें हायर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई बैंक रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये रिकैपिटलाइजेशन को अनाउंस करते रहते हैं, सो दैट बैंक अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म करते रहे। और आप देख सकते हो अक्टूबर 2017 है, 2019 है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम्स को अनाउंस की गई थी। एंड जो की फाइंडिंग है पेपर की, इंडिकेट करता है कि ये सब जो फॉर्म्स है वो हो सकता है कि बेनिफिट करे फ्रॉम द इम्प्रूव्ड डिस्काउंटेड लाइफ टाइम प्रॉफिट फ्रॉम दीज पैकेजेस, लेकिन जो हाउस होल्ड है उसकी समस्या और ज़्यादा जटिल हो सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिकैपिटलाइजेशन पर फोकस कर रही है। तो जो सोशल सेक्टर्स पर गवर्नमेंट को फोकस करने चाहिए या पैसे खर्च करने चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो जो हाउस होल्ड्स है वो ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, उनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। इसलिए जो पब्लिक पॉलिसी है उनको बैलेंस करना पड़ेगा, ये जो ट्रेड ऑफ देखने को मिल रहा है,
ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हम बैंक रिकैपिटलाइजेशन पर सारे पैसे खर्च कर दे, जो आपके सोशल वेलफेयर सेक्टर पर खर्च करने उस पर पैसे ही ना बचे और जो आपका सोशल इंडिकेटर्स है वो आपका निगेटिवली प्रभावित हो। सो फ्रेंड्स, ये हमने ऑल द 6 आर्टिकल्स डिस्कस किया विद इन 30 मिनट्स। होप यू अंडरस्टूड इट केयरफुली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।